झारखंड में पहली बार लोकसभा के साथ एक उपचुनाव होगा। यानी 23 साल के झारखंड बने हो गए और आज तक लोकसभा के साथ किसी प्रकार का कोई उपचुनाव नहीं हुआ है और ये पहली बार होगा। हम गांडे सीट की बात कर रहे हैं। आपको याद है कि 31 दिसंबर को सरफराज अहमद जो गांडे से विधायक थे, जेएमएम कोटे के विधायक थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अब वो राज्यसभा हैं, यूपीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन की तरफ से राज्यसभा चले गए। और जब से उन्होंने इस्तीफा दिया तब से ये बात कही जा रही थी कि उस सीट से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन चुनाव लड़ेंगी। और ये चुनाव लड़ने का फैसला या जो भी समीकरण पार्टी ने लगाया होगा वो इसलिए लगाया होगा क्योंकि एक तो उनकी परंपरागत सीट है, दूसरा वहाँ जो समीकरण है वो कल्पना सोरेन के एकदम समर्थन में है। वहाँ जो वोटिंग प्रतिशत है, वहाँ का जो जाति समीकरण है, वहाँ का जो वोटिंग समीकरण है वो एकदम कल्पना सोरेन के समर्थन में है और शायद यही कारण है कि उन्होंने उस सीट को चुना। हालांकि जब वो 4 मार्च को गिरिडीह गई थी, जब उन्होंने पहली बार सार्वजनिक तौर पर अपने पार्टी के मंच से अपनी बात रखी, तो उस दिन जब वो शाम में उस कार्यक्रम के बाद शाम में जो सर्किट हाउस में थी, गिरिडीह सर्किट हाउस में रुकी नहीं, बाकायदा गई थी, तो उन्होंने गांडे के कई लोगों से मुलाकात की, यानी अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। और दूसरा, उसी मंच से गांडे के पूर्व विधायक यानी वर्तमान में राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद ने अनाउंसमेंट भी कर दिया था कि हम इनको गांडे का विधायक घोषित कर देते हैं। तो अब वो परिकल्पना या सपना या संभावनाएं वो तो है ही नहीं बात। ये फाइनल है कि जो कल्पना सोरेन है, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी, वो गांडे से चुनाव लड़ेगी। गांडे से चुनाव लड़ने का उनका या उनकी पार्टी का या हेमंत सोरेन का या जिनका भी ये फैसला रहा हो, वो बहुत सोच समझ कर लिया गया है। क्योंकि गांडे में जो समीकरण है वो मुस्लिम और आदिवासियों का समीकरण जुटता है। हालांकि लगभग 30% आसपास मुसलमान हैं वहाँ, लगभग 20% आसपास आदिवासी हैं, 12 से 15% आसपास कोयरी वोटर्स हैं जो ओबीसी समाज से आते हैं, दलित वोटर 10 से 15% आसपास हैं। मतलब एक्यूरेट 10 भी नहीं होंगे, एक्यूरेट 15 भी नहीं होंगे, ज़्यादा कम, मतलब उसी आसपास है, 10 से 15% आसपास। हम लोग 2009 से 2014, 2014 से 2019 तक कौन सी पॉलिटिकल पार्टियां वहाँ रही हैं और किस तरीके का वोट रहा है उनका, हम उस पर थोड़ी आपको डिटेल देने आए हैं। क्योंकि पहली बार लोकसभा के साथ कोई उपचुनाव झारखंड के अंदर हो रहा है और भी वैसा सीट जहां झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी चुनाव लड़ेगी, तो शायद उसका डिटेल आपको जानना ज़रूरी है। और जब ये समीकरण देखा जाता है तो कहीं ना कहीं ये दूर दूर तक नज़र नहीं आता है कि बीजेपी वहाँ कुछ कर पाएगी। हालांकि कोई चमत्कार होगा तभी वहाँ बीजेपी जीत सकती है। हालांकि इससे पहले बीजेपी के वहाँ विधायक रहे हैं, लेकिन उसके पीछे कई और कारण रहे हैं। इंडिया गठबंधन का अलग अलग लड़ना भी मुख्य कारण रहा था। वहाँ जेएमएम ने अलग चुनाव लड़ा था, कांग्रेस ने अलग चुनाव लड़ा था जब जयप्रकाश बनुआ वहाँ विधायक हुए थे 2014 में। लेकिन उसके बाद जब साथ में चुनाव लड़ा गया तो तस्वीरें अलग थी और सरफराज अहमद वहाँ पे विधायक बनते हैं। मुख्य जो फोकस रहता है वोटर्स, मतलब जो मुख्य वोटर है वहाँ, वो ज़्यादातर जो समीकरण है, जो कांग्रेस और जेएमएम का अपना जो कोर वोटर है, आदिवासी और मुसलमान, वो वहाँ दिखाई पड़ते हैं। लगभग 30% मुसलमान है, लगभग 20% आदिवासी, मतलब मुसलमान और आदिवासी मिला के ही 50% हो जाते हैं। तो जीत की संभावनाएँ ज़्यादा है वहाँ। हालाँकि अभी 35 दिन बाकी हैं चुनाव के, लेकिन उससे पहले ये तय है कि कल्पना सोरेन वहाँ से चुनाव लड़ेगी। लेकिन बीजेपी की तरफ से ये तय भी नहीं हो पाया है कि वहाँ कौन चुनाव लड़ेगा। बीजेपी के पास बाकायदा वहाँ कोई प्रत्याशी, बहुत मजबूत दावेदार भी गांडे में नहीं है। और जितने एक अगर बीजेपी के सर जयप्रकाश वर्मा चुनाव जीते भी हैं तो उसका मुख्य कारण रहा है कि अंदर खाने कुछ गड़बड़ियाँ हुई थी, तभी जयप्रकाश वर्मा की जीत हुई थी। दूसरा यह है कि जयप्रकाश वर्मा अब जेएमएम में है। हालांकि जेएमएम में है, वो दावेदारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये भी देखना ज़रूरी है। लेकिन जयप्रकाश वर्मा फिलहाल जेएमएम में है और कई बातचीत वहाँ फिलहाल चल रही है। लेकिन जो 2014, 2009 और 2019 में रहा, हम उस पर बात करते हैं। 2009 से आते हैं। 2009 में सरफराज अहमद वहाँ विधायक बने थे कांग्रेस के टिकट से। 39,625 वोट उनको, यानी 39,625 वोट उनको पड़ा था, लगभग पूरे वोट का 30.24%। फिर सालखन सोरेन जेएमएम से थे जो सेकेंड पोजीशन में थे, उनको 31,170 वोट पड़ा था, लगभग 23%, 24%।
पूनम प्रकाश थे बीजेपी से। 2009 की असेंबली के चुनाव की बात कर 2009 के विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, जिसमें सरफराज अहमद विधायक बने थे और 40% आसपास उनको वोट पड़ा था। 39,625 यानी 30% आसपास वोट पड़ा था, माफ़ कीजिएगा। सालखन सोरेन जेएमएम से थे और 31,170 वोट पड़ा था, लगभग 24% आसपास वोट उनको पड़ा था। पूनम प्रकाश बीजेपी से थी, 21,865 वोट उनको पड़ा था, लगभग 16.69-70% में 17% आसपास। राजेश यादव थे सीपीआई एमएल से और उन्होंने 18,497 मत प्राप्त किया था, लगभग 14-15% पूरे वोट का ये है। फिर 2014 में जब चुनाव होता है, जब जयप्रकाश वर्मा विधायक बनते हैं, तो उनको 48,838 यानी लगभग 28.9% वोट मिलता है और वो चुनाव जीत जाते हैं। जेएमएम के जो सालखन सोरेन होते हैं, उस वक्त वो सेकंड पोजीशन में होते हैं, उनको 38,559 वोट पड़ता है, लगभग 22-23% आसपास वोट पड़ता है। ये हम 2014 का आंकड़ा आपको बता रहे हैं कि जयप्रकाश वर्मा जब विधायक बने 2014 में, तो उनको 48,838 वोट पड़ा और जो प्रतिशत था वो 28-29% आसपास था, जबकि इससे पहले सरफराज अहमद को 30% पड़ा था और 23% पड़ा था सालखन सोरेन को, जो जेएमएम से थे और एक कांग्रेस से, यानी 2009 में। 2014 में 28% 29% आसपास जयप्रकाश वर्मा को पड़ता है, जो बीजेपी से थे। सालखन सोरेन जो जेएमएम से थे, उनको 38,559 यानी 22-23% आसपास पड़ता है। फिर सरफराज अहमद जो कांग्रेस से ही थे, उनको 35,727 वोट पड़ता है, लगभग 21.22% वही आसपास पड़ता है। लक्ष्मण स्वर्णकार थे उस समय झारखंड विकास मोर्चा से। बाबूलाल मरांडी जो आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी एक पार्टी हुआ करती थी किसी ज़माने में, झारखंड विकास मोर्चा, और उनसे भी चुनाव लड़ा गया था। लक्ष्मण स्वर्णकार थे जो दावेदार थे, वो चुनाव लड़े थे। 11,407 वोट पड़ा था, लगभग 6-7% आसपास। अब हम 2019 में जो रिसेंटली 5 साल पहले खत्म हुआ है, जिसमें सरफराज में विधायक पुनः बने थे, उनमें 65,023 वोट पड़ा था, यानी लगभग 34.7%, 35% आसपास जेएमएम से बने थे। जयप्रकाश, उसमें कांग्रेस और जेएमएम साथ में चुनाव लड़ी थी। जयप्रकाश वर्मा को लगभग 56,000 वोट पड़ा था, 56-57 हज़ार आसपास, लगभग 30%, जो वोट हुआ था उसका 30%। अर्जुन बैठा चुनाव लड़े थे आजसू से, उनको लगभग 8.2% वोट पड़ा था, 15,361 वोट उनको पड़ा था। दिलीप वर्मा लड़े थे जेवीएम से चुनाव, बाबूलाल जी की पार्टी थी, उनको 8,952 वोट पड़ा था, तो लगभग 4-5% उनको वोट पड़ा था। ये 2019 का। तो ये जो हमने बताया वोट प्रतिशत कि कैसे, इन सब में एक चीज़ कॉमन है कि कांग्रेस और जेएमएम का वोट प्रतिशत हमेशा ठीक ठाक रहा है, अच्छा रहा है। और उस पूरे इलाके का जो समीकरण है वो यही है कि दलित लगभग 10-12% है वहाँ, जो कोयरी वोटर है वो 10-12% वो भी है, जो आदिवासी वोटर है वो लगभग 20% है, और जो मुस्लिम वोटर है लगभग 30% है। तो ये जो मुख्य समीकरण जेएमएम का है कि एसटी, एससी, ओबीसी, वो समीकरण जेएमएम के साथ फिट बैठता है, इसलिए शायद कल्पना सोरेन की जीतने की संभावनाएं जो हैं वो ज़्यादा मानी जाती है, इसलिए वो सीट चुना भी गया है। हालांकि बीजेपी की तरफ से फिलहाल वहाँ कोई बहुत मजबूत प्रत्याशी नज़र नहीं आता है, ना ही मीडिया से और ना वहाँ के सूत्र जो वहाँ हमारे परिचित हैं वो भी नहीं बता पाते हैं। बीजेपी के वहाँ बहुत मजबूत कोई दावेदार नहीं है। जयप्रकाश वर्मा तो आजकल जेएमएम में है, तो कल्पना सोरेन की राह बहुत आसान नज़र आती है उस इलाके में। हालांकि सरफराज अहमद के इस्तीफे से कुछ प्रतिशत मुसलमान नाराज़ हैं ज़रूर, लेकिन उनकी नाराज़गी इस बात की है कि सरफराज अहमद ने इस्तीफ़ा दिया बिना किसी से पूछे पाछे। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस जेएमएम का अपना जो वोट बैंक है, जो अपना तरीका है अपने वोटर्स को अपने तरफ आकर्षित करने का, तो वो शायद वो बहुत बड़ा फैक्टर नहीं, वो नाराज़गी दूर हो जाएगी और बीजेपी सामने होगी तो शायद वो नाराज़गी ज़्यादा दूर हो पाएगी, हमको जहाँ तक जो संभावनाएं दिखती हैं। क्योंकि जब डुमरी का उपचुनाव हुआ था तो डुमरी के उपचुनाव में भी ये नाराज़गी दिख रही थी कि मुसलमान नाराज़ है, लेकिन जब उनको वोट करना पड़ा तो उन्होंने जगन्नाथ महतो को वोट किया। तो उस आधार पर नाराज़गी वहाँ भी है, लेकिन वो नाराज़गी जेएमएम के जो लीडर्स बताते हैं, उनसे बात की गई जब, तो उन्होंने कहा कि वो नाराज़गी हम लोग दूर कर लेंगे, वो लोग दूर कर लेंगे। बाकायदा ये नाम नहीं बताने की शर्त पे एक जेएमएम के बड़े लीडर ने यह बात हमें बताई है।
तो कल्पना सोरेन के जीत की संभावनाएं ज़्यादा है। हालांकि अब मई के 20 के आसपास चुनाव है और उसके रिज़ल्ट के बाद ही पता चलेगा कि क्या होगा नहीं होगा। लेकिन फ़िलहाल जो आंकड़े हैं, जो प्रतिशत इससे पहले वोटिंग का रहा है, जो वहाँ जातीय समीकरण है, जो वहाँ मुसलमान, आदिवासी, दलित और पिछड़ों का जो समीकरण है, उससे ये बात सामने आती है कल्पना सोरेन के जीत की राह जो है वो बहुत मुश्किल नहीं होगी। हालांकि कल्पना सोरेन जो है वो राजनीतिक रूप में नई भले है, लेकिन उनकी परिपक्वता सामने इस प्रकार दिखाई पड़ती है और वो इतनी परिपक्व है, उनकी बातचीत से ये स्पष्ट होता है कि वो इन सारी नाराज़गी को दूर कर लेंगी। क्योंकि जिस दिन 4 मार्च को सरफराज अहमद और कल्पना सोरेन एक साथ मंच पर थे गिरिडीह में, जब पार्टी के स्थापना दिवस था और पहली बार कल्पना मंच पर थी, सार्वजनिक मंच पर, तो उस कार्यक्रम के बाद कल्पना सोरेन गांडे के कार्यकर्ताओं से मिली थी, गांडे के पदाधिकारियों से मिली थी सर्किट हाउस में। तो ये कल्पना को सोरेन के लिए बेहतर है और उनको शायद इस बात की समझ है कि कैसे कार्यकर्ताओं को और उनके समर्थकों को रिझाना है, अपने तरफ अट्रैक्ट करना, अपने साथ रखना है, पार्टी के साथ रखना है। और कल्पना सोरेन पिछले कई दिनों से जिस तरीके से एक्टिव नज़र आ रही हैं, तो लगता है कि ये चीज़ें बहुत अच्छे संदेश हैं कल्पना सोरेन के लिए, जो तस्वीरें सामने हैं। हालांकि वहाँ की जनता तय करेगी किसको जीत दिलाना है, किसको जीत नहीं दिलाना है, लेकिन जो समीकरण था, जो वोट प्रतिशत था, जो पिछले बार वोट पड़ा है, जो समीकरण चीज़ें थी, वो हम आपके बीच रखने आए थे। आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। बाकी इस वीडियो पर अगर आप नए हैं तो फेसबुक पर फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर बार बोल के जाते हैं, 6-7 लाख लोग हम लोगों को देखते ज़रूर हैं, 48 घंटे में 5 से 7 लाख लोग देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइबर जो हैं वो लगभग 1000-1500 लोग ही करते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। आपके लिए कई जानकारियाँ इकट्ठा करनी पड़ती है और वो सब्सक्राइब करना ही हमारे लिए आपका प्रेम होगा। बाकी मिलते हैं। जय हिंद।